नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 7 दिसंबर मंडे को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1। आप जानते हैं कोरोना क्राइसिस के बाद जनता से चंदा लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन यानी पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ नेगेटिव चीज़ें उसमें हाईलाइट की हैं कि कैसे सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, बीएसएनएल वगैरह ने अपनी स्टाफ सैलरी से करीब 155 करोड़ इसमें डाले थे और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो कंपनियों ने अपने मुनाफे का 2% समाज सेवा में लगाना होता है, तो ऐसा करके करीब 2000 करोड़ इसमें डाले हैं। और नेगेटिव बात इसमें यह है कि पीएम केयर्स फंड उसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बनाया गया है, वो आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है। तो सूचना का अधिकार बोल के आप पीएम केयर्स में कुछ अर्जी डालेंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, उसके बारे में कंट्रोवर्सी। खैर, हमने एमसीक्यू के लिए क्या याद रखना है, एक तो पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म, उसमें कोरोना शब्द नहीं है, उसमें शब्द है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, और दूसरा कि वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। सो दैट वाज वन थिंग। सेकंड, मोबाइल गेमिंग के बारे में एक न्यूज़ है, शायद स्टेट स्पेसिफिक एडिशन के हिसाब से आपके न्यूज़ में हो या ना हो। कुछ केस ऐसा आया, आप जानते हैं पबजी, फोर्टनाइट, ऐसी सब मोबाइल वीडियो गेम्स जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, उसमें अलग अलग हथियार होते हैं। अब आपको ज़्यादा पावरफुल हथियार चाहिए, अच्छे दिखने वाले कपड़े चाहिए उस वीडियो गेम कैरेक्टर के लिए, तो पैसों से उसको खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे एडोलेसेंट्स मतलब किशोर बच्चों में उसका एडिक्शन हो जाता है, जिसके चलते वो अपने माँ बाप से पैसा चुराना शुरू करें, उनका जो भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के यूज़र नेम, पासवर्ड चुरा कर वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू करें। पहले 100 रुपये, 200 रुपये, फिर ऐसी लत लग जाती है गेम खेलने की कि ऐसा एक लड़का 19 साल का जिसने अपनी दादी के अकाउंट से करीब 2 लाख से ज़्यादा रकम ऐसी चुरा ली थी। इससे पहले भी बहुत केस आ चुके हैं कि जहाँ पर बच्चों ने ऐसे पैसे चुराए हों, स्कूल में ना जा रहे हों, होमवर्क नहीं ख़त्म कर रहे, एक दो जगह किसी को मार के सोने की चेन वगैरह लूट ली और उसको बेचकर मोबाइल गेम के अंदर पैसा उन्होंने खरीदा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, एज पेरेंट्स, पुलिस, गवर्नमेंट, आप क्या कदम उठाएंगे इस मोबाइल गेमिंग एडिक्शन और वहाँ पर ये जो पेड गेम्स या फ्रीमियम गेम्स यानी पहले फ्री होता है लेकिन उसमें और ज़्यादा फीचर अनलॉक करने के लिए पैसा देना पड़ता है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? फॉर एग्जांपल, सजेशंस में आप कुछ सोच सकते हैं, जैसे चीन सरकार ऐसा सोच रही है कि एक आदमी एक महीने में या एक हफ्ते में कितना वीडियो गेम ऑनलाइन खेल सकता है, उसके उन्होंने कुछ कोटा बनाना शुरू किया है। लेकिन उसका पूरा सर्वेलेंस करना, सभी वीडियो गेम से डेटा लेकर यूज़र नेम, आधार कार्ड के साथ लिंक करना पड़े सभी यूज़र अकाउंट को, सो इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। दूसरा, बैंकों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले जाए कि मोबाइल वीडियो गेम में अगर कोई यूज़र पैसा डाल रहा है खरीदने के लिए तो एक महीने में मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके रिस्ट्रिक्शन बनाए जाए। हालांकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे तो वो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर उसके आयाम। सो थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग। दैट इज़ पेज 1। पेज 2, अनुसंधान में कुछ नहीं। पेज 3, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ नहीं। पेज 4 में स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में एक हॉस्पिटल करप्शन के समाचार, उससे इंस्पायर्ड होके हम एक केस स्टडी बना सकते हैं। मुद्दा कुछ इस तरह कि आप जानते हैं कोरोना क्राइसिस में सरकारी हॉस्पिटल में बेड कम थे, तो बिस्तर कम थे, तो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोला आप ये गरीब पेशेंट्स की इलाज करते रहें और फिर जो भी खर्चा आएगा हम आपको दे देंगे। अब पता चला कि कुछ डॉक्टर्स, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है, उसने ऐसा करके 1.5 करोड़ का कुछ बिल बना, उसने सरकार में भेजा, तो सरकारी ऑफिसर उसमें 10% कमीशन मांगते हैं कि इतना दे दो तो ही तेरा बिल पास करेंगे। एंड देन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है वो ये सोचता है मैं 10% कट अपनी पॉकेट से क्यों दूँ, तो वो थोड़ा फर्जी डेटा बनाकर जितने भी पेशेंट आए थे उससे 10% एक्स्ट्रा बना दिए उसने, ताकि जो भी पैसा है उधर से इधर अपनी पॉकेट पर, अपने प्रॉफिट पर कोई लॉस ना है। तो अल्टीमेट विक्टिम यहाँ पर टैक्स पेयर है जिसका पैसा ये फर्जीवाड़े में जा रहा है। सो सपोज यू आर द हेल्थ सेक्रेटरी, मतलब हेल्थ विभाग का जो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होता है, तो इस प्रकार के जो बोगस बेनिफिशियरीज और बिल क्लियर करने के लिए सरकारी अफसर करप्शन करते हैं, उन सब से आप कैसे लड़ेंगे सिस्टमेटिक मैनर पर। एथिक्स पेपर 4, करप्शन की केस स्टडी। सो दैट वाज पेज 4। फिर हम चले पेज 5। वहाँ पर नेशनल न्यूज़ और वहाँ पर अलग अलग स्टेट से समाचार, कुछ खास काम का नहीं, वही सब। फार्मर प्रोटेस्ट, आरटीआई के अंदर किसी की हत्या कर दी, कोई आदमी आरटीआई अपील कर रहा था, तो बेंगलुरु के अंदर साइबर क्राइम बढ़ रहे थे, तो उनकी पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, वो सब समाचार, लेकिन कुछ खास काम का नहीं। पेज 6 पर है कॉलम्स। कॉलम में भी एक मंजीव
सिंह पुरी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कॉलम लिखी है। उसमें 3-4 जानने लायक मुद्दे एमसीक्यू के लिए। पहला, कुल मिलाकर पूरे विश्व में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें नंबर 1 है चाइना 30%, वो कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 2 है यूएसए 15% 15%, तीसरा यूरोप 10% और चौथा है भारत 7% पर। दूसरा, एक कोalition फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी ऐसा समूह बना था करीब 2017 में, ताकि पेरिस डील को और अच्छे से लागू कर सके। हालांकि भारत अभी उसका सदस्य नहीं है। तीसरा, ये पेरिस डील को भी करीब 5 साल होने को आए, तो उस अनुसंधान में एक वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट दिसंबर में आयोजित हो रही है, जो इंग्लैंड, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन और 1-2 दूसरे देश वो मिलकर आयोजन कर रहे हैं कि पेरिस अग्रीमेंट के 5 साल पूरे हुए। तो एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी जानने की चीज़। उसके अलावा जो कॉलम है उसमें कुछ खास माल नहीं, वो किसान प्रदर्शन के बारे में है। फिर ये कि कैनाबिस यानी गांजे को लीगलाइज करना चाहिए, लेकिन ज़ोरदार कुछ मुद्दे हैं नहीं। पेज 7 पे चले। पेज 7 पे भी फार्मर के बारे में कुछ काम का नहीं है। ई सिगरेट्स में भारत को कैसे प्रतिबंधित किया गया उसके बारे में, लेकिन कुछ ज़ोरदार माल नहीं। फिर विक्रम मेहता ने एक कॉलम लिखी है कि कैसे नया ऑयल एज उसमें हमने क्या करना चाहिए, मतलब ये फोटोवोल्टिक सेल्स और सब क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को हम और आगे बढ़ाए। लेकिन अभी चीन करीब 75% लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करता है, 70% सोलर सेल प्रोड्यूस करता है, तो वही सब कंट्रोल कर रहा है। तो भारत अगर क्लीन एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर सेल्स में नंबर 1 बनना चाहता है तो हमने भी रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ाना होगा। देन पेज 8 राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। पेज 9 पे चले। एक्सप्लेन सीरीज में कुछ भी काम का नहीं है। एक तो कॉलम बनाइए नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी करके सब ग्राफ दिया है, लेकिन वो तो इकोनॉमिक सर्वे में आए तो एक साथ देख लो, इसको टाइम वेस्ट मत करो। फिर हमने 1-2 दिन पहले देखा था कैसे म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश में आए थे और वो कॉक्स बाज़ार में रहते थे, उधर ज़्यादा गंदगी और क्राइम हो रहा था, तो उन सबको एक भाषण 4 नाम के आइलैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी कंट्रोवर्सी। अब उसमें उन्होंने ये इतना मोटा सा 500 वर्ड्स का कॉलम बना के दिया है, इतने तो भाई कुछ काम का नहीं। एक लाइन में पता होना चाहिए लोकेशन इन न्यूज़। पेज 10 पर हम चलें। आईएनएस विराट, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप था जिसको करीब 2-3 साल पहले सरकार ने डीकमीशन कर दिया, मतलब उसको अब सेवा से निवृत्ति दे दी। उसको अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में अब तोड़ के उसका जो भी मेटल पार्ट्स निकाले जाएंगे। कुछ ग्रुप्स ये डिमांड कर रहे थे कि आईएनएस विराट को म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहिए। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री और सरकार इसके हक में नहीं कि उसमें मतलब जितना खर्चा आएगा, जितना टिकट सेल से प्राइस आएगा या XYZ थिंक, उनको लगता है कि इसको बस तोड़ के मेटल बेच देना चाहिए। तो वैसे सब ग्रुप धमकी दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं जब तक फाइनल कुछ रिजल्ट ना आए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है भारत में हाईवे डेवलप करवाना। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है पर्यावरण के कानूनों को और इम्प्लीमेंट करे, सजा दे पॉल्यूटर वगैरह को। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ नियम बनाए थे कि हाईवे पर उसके आसपास 30 मीटर तक का जो इलाका है, विड्थ है, उस पर बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीन कवर लगाना चाहिए। पाया गया कई जगह पर यह काम हुआ नहीं, और क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप जानते हैं हाईवे पर भी है, रेस्टोरेंट से लेके सब इधर उधर की दुकानें, और बहुत सारा इलीगल एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को प्रश्न पूछा गया। हाईवे अथॉरिटी ये कहती है ये तो सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो वो जो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर है उसको देखना होता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाईवे अथॉरिटी को क्रिटिसाइज़ किया कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी होने के बावजूद भी आपका जो रवैया है एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, वो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है। खैर ऐसी नेगेटिव न्यूज़ वैसे तो काम के नहीं, लेकिन कुछ जगह बहुत ही आप ऐसी परिस्थिति आए कि कुछ लिखना पड़े तो अपने मुंह से हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। हम कह सकते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसा पाया कि कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी भी अपनी जिम्मेदारियों में इरिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो एनवायरनमेंट के सामने, क्लाइमेट चेंज के सामने, या फिर खींच के चलो कि ये पेरिस डील वगैरह में जो बात होती है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ये सब हासिल करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट वाज पेज 11। वहाँ पर बड़ा सा इंटरव्यू है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन कुछ काम का नहीं। पेज 12 पर वर्ल्ड न्यूज़ में फिर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ब्रेग्जिट के बाद का ट्रेड डील करने की तैयारी में है, लेकिन वो कुछ निकल के आए तब तैयार करना चाहिए। बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, जो मशहूर है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, उन्होंने एक स्टडी से पाया है कि कोरोना के चलते जितना इकोनॉमी को नुकसान हुआ, लोगों बेरोजगार हो गए,
कुल मिलाकर 200 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे और इसके चलते 2030 तक पूरी दुनिया में कुल मिलाकर गरीबों की संख्या 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। इकोनॉमी में सारे आंकड़े काम के नहीं होते, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे तैयार करने ताकि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, निबंध के पेपर में लिखने के लिए चाहिए। हाँ, तो वायरस के चलते 200 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीब और 2030 तक 1 बिलियन लोग गरीब हो जाएं, ऐसा डर। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में बाकी तो सब साइंस टेक के न्यूज़ है। फॉर एग्जांपल, जुपिटर पूरे सूर्य की परिक्रमा करता है 12 साल में, सैटर्न करता है 29 ईयर्स में, और दिसंबर 2020 ऐसा खास समय है कि जहां पर वो ये जुपिटर और सैटर्न दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब दिखेंगे। इस घटना को बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। ऐसा वैसे तो हर 20 साल पर होता है, लेकिन इस बार जो होने वाला है वो इतना करीब होंगे वो दो प्लैनेट्स की जो करीब 800 साल तक पहले कभी नहीं हुआ। स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और समाचार, हालांकि वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जापान का ये हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जो एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लेके आने वाला था, उसने सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया है। पेज 13 पे चलें। पेज 30 पे आज कुछ काम का नहीं, वही सब बॉल बाय बॉल टाइप की चीज़ें चल रही हैं। एक एक लाइन में याद रखना हो तो जीएसटी। अब जानते हैं जीएसटी में व्यापारियों ने सामान्य रूप से तो एक एक महीने पर ग्राहकों से जितना जीएसटी लिया है वो सब जीएसटी पोर्टल में सबमिट करना होता है और उसके हर महीने कुछ और फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट भरने होते हैं। वहाँ पर छोटे व्यापारियों की मदद के लिए सरकार ने कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव नियम बनाए हैं जिसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी QRMP स्कीम, जो छोटे टैक्स पेयर मतलब जिसका करीब 5 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर बिजनेस हो। खैर पूरी याद रखने की QRMP इज़ व्हाट, तो जीएसटी के साथ छोटे व्यापारियों को राहत के लिए कुछ व्यवस्था। आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच कुछ रेड करते हैं, कुछ केस चलते हैं, सालों सालों तक केस चलते रहते हैं। इनकम टैक्स के जो उनके कमिश्नर होंगे, ऊपर उनकी एपेलेट ट्रिब्यूनल होगी, ऊपर हाई कोर्ट होगी, ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी। तो बजट में एक नई चीज़ लेकर आए थे, विवाद से विश्वास। उसमें मुद्दा ये था कि जो भी लिटिगेंट टैक्स पेयर है और टैक्स अथॉरिटीज़ है आपस में कोर्ट के बाहर ही अपना समझौता कर लें और ये केस को निपटा दिया जाए। ऐसा ये विवाद से विश्वास जो चल रहा है उसमें कुछ टेक्निकल नियमों में फेरबदल किए हैं। अब वो क्या फेरबदल किए, कुछ काम का नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। इकोनॉमी में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB एक स्टैट्यूटरी संस्था जो ये डाउनस्ट्रीम में मतलब पेट्रोल गैस वगैरह के जो बिक्री के स्तर पर जो नियम बनाने होते हैं वो करते हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइंस एक जगह से दूसरी जगह गैस ले जाते हैं, उसका क्या प्राइस होना चाहिए उसके कुछ उन्होंने नियमों में सुधार किया है ताकि जो नेचुरल गैस के स्रोत से भी बहुत दूर कोई ग्राहक है तो उसको भी सस्ते में नेचुरल गैस बेचा जा सके। अब वो क्या न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर और उससे क्या फ़ायदा हो, इसने पूरा 300 शब्द की बना के रखी है। भाई इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक लाइन में याद रखो। आयुष मिनिस्ट्री कह रही है कि ये आयुर्वेद, यूनानी, ये सब प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनानी चाहिए। तो खैर वो तो जब बने तब हमने याद करना है। सो दैट वाज इकोनॉमी। ऐसी सब बॉल बाय बॉल चीज़ें चालू हैं, कुछ खास काम का नहीं। पेज 14 पे हम चलें। क्रिकेट के समाचार, उसमें भी कुछ जानने लायक नहीं सिवाय कि इट इज़ योर हॉबी। फॉर एग्जांपल यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब, वहाँ पाया गया कि पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों के साथ वो गोरे लोग बहुत भेदभाव करते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको टैक्सी ड्राइवर, रेस्टोरेंट वर्कर, एलिफेंट वॉशर ऐसा सब कह के बुलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिसके चलते ये पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते और फिर उनका प्रदर्शन ख़राब होता है तो उसको और बदनाम किया जाता है कि ये तो इंडियन लोगों को और पाकिस्तानियों को क्रिकेट में नहीं रखना चाहिए वगैरह। इस पर कुछ कंट्रोवर्सी, एक आध ऐसे क्रिकेटर ने कुछ सोशल मीडिया में वीडियो बनाया था, वायरल हुआ, अब सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट अगेन ये जो इस टाइप का रेसिज्म है जो भारत के बाहर है उसमें नहीं, अपने को केस स्टडी जो करनी होती है वो मोस्टली कन्फाइंड टू लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, उनको भारत के विद इन क्या प्रॉब्लम्स हैं उस टाइप के जवाब ज़्यादा करने चाहिए, नहीं कि ब्लैक लाइव्स मैटर एंड दिस अदर इंटरनेशनल इश्यूज। सो दैट वाज द न्यूज़पेपर ऑफ मंडे।